क्लास 11th कक्षा 11वीं औद्योगिक क्रांति आज का हमारा विषय इस वीडियो में औद्योगिक क्रांति है। औद्योगिक क्रांति इस कक्षा के इतिहास के विषयों में लगभग अंतिम पायदान पर है, लगभग अंतिम अध्याय के रूप में समझ लीजिए। इसका अर्थ यह हुआ कि हमने इतिहास की शुरुआत की वर्ष के प्रारंभ में, और उसके शुरुआत हमने 6 लाख वर्ष पूर्व के आदि मानव या उससे पहले होमो सेपियंस और उससे भी पहले हमने 6 लाख वर्ष पूर्व के इतिहास से अपनी कक्षा 11वीं का इतिहास का अध्ययन प्रारंभ किया था, और 6 लाख वर्षों की लगभग यात्रा अब अपने आधुनिक काल में आ गई है। सर्वप्रथम 6 लाख पूर्व का काल, जिसे हम कह सकते हैं अर्ली सोसाइटीज, उसमें हमने पढ़ा था कि कैसे समय की शुरुआत हुई, समय की शुरुआत के साथ साथ कैसे मानव का उद्भव हुआ, मानव कैसे बना और आदि मानव की श्रृंखला चली। साथ ही साथ हमने उस मानव के विकास की गाथा, जो लगभग 6 लाख वर्षों लंबी है, उसका हमने अध्ययन किया था। बहुत धीरे धीरे ये विकास हुआ, प्रारंभिक विकास बहुत ही धीरे धीरे हुआ, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए वैसे वैसे विकास की दर भी बढ़ती गई, और वर्तमान में ये तीव्रतम दर है। विकास, परिवर्तन, सुधार, ये जिस गति से हो रहा है वह अतुलनीय है। कहाँ 6 लाख वर्षों तक आदि मानव की स्थिति लगभग वैसी ही रही। उसने आग जलाना सीखा, फिर लेखन सीखा, फिर थोड़ी कलाकारी सीखी, थोड़ा सभ्य होने का जीवन जाना, खान पान में कुछ परिवर्तन आए, और फिर शहरों का प्रादुर्भाव हुआ। गांव, शहर, झोपड़ी या झोपड़ी, गांव, शहर, ऐसा कहा जाए तो बेहतर होगा। इस तरीके से प्रारंभिक, जो हमने सेक्शन ए में पढ़ा था, अनुभाग 1 में। अनुभाग 2 उस विषय से संबंधित था जिसमें आदि मानव शहरों में रहने लगा था, और धीरे धीरे एक तरीके से राज्यों का प्रादुर्भाव होता है। शहर धीरे धीरे राज्यों का रूप लेते हैं, राज्य फिर साम्राज्य का रूप लेते हैं, और इस प्रकार हमने अनुभाग 2 में इन साम्राज्यों का अध्ययन किया था। और इसमें मुख्य रूप से हमने 2 साम्राज्य पढ़े थे। एक ऐसा साम्राज्य जो 3 कॉन्टिनेंट, 3 महाद्वीपों में फैला था, 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। कहाँ आदि मानव 6 लाख वर्ष तक की उसकी गाथा। फिर उसके बाद हम अब एकदम आते हैं साम्राज्य पर, और साम्राज्यों में एक ऐसा साम्राज्य जो 3 महाद्वीपों में फैला था। उसके साथ ही हमने पढ़ा था इस्लाम का उदय, क्योंकि इस्लाम के प्रभाव से एक नए साम्राज्य का जन्म होता है, एक अलग साम्राज्य का जन्म होता है। इस प्रकार अध्याय 2 में या अनुभाग 2 में हमने साम्राज्यों का अध्ययन किया। आदि मानव, होमो सेपियंस, और फिर साम्राज्य। जब ये साम्राज्य, जो बिल्कुल अलग अलग तरीके के थे अपनी संस्कृति में, अपने विचारों में, अपनी सामाजिक जीवन में, जब इन साम्राज्यों के निवासियों का, संस्कृतियों का टकराव होता है, तो टकराव से प्रथाएं बनती हैं, नई नई परंपराएं आती हैं। तो हमने अनुभाग 3 में उसकी टकराहट का अध्ययन किया था। दोनों तरह के साम्राज्यों की सभ्यताओं को समझा,
उनकी संस्कृति को समझा, उनकी परंपराओं को समझा, उनकी राजनीतिक व्यवस्थाओं को समझा, आर्थिक व्यवस्था को समझा और इन साम्राज्यों के विकास के कारणों को जाना। आखिर यही साम्राज्य क्यों बने, बाकी साम्राज्य कहाँ चले गए और क्यों गए, इन दो साम्राज्यों की सफलता के कारण क्या थे, इसका हमने बहुत गहराई से अध्ययन किया था। उसके बाद निश्चित रूप से जब एक साम्राज्य दूसरे साम्राज्य से टकराता है वर्चस्व के लिए, अपनी सत्ता के लिए, तो उस टकराहट में एक मंथन होता है। उस टकराहट में संस्कृति की भी टकराव होता है, विचारों का भी टकराव होता है और उसे हम कह सकते हैं मंथन। मंथन, समुद्र मंथन की यदि हम चर्चा करें तो जब समुद्र मंथन हुआ था हमारे माइथोलॉजी में, तो क्या निकला था? अमृत। समुद्र मंथन से अमृत निकलता है। यहां पर भी ऐसे ही जब ये साम्राज्यों का टकराव होता है, कन्फ्रंटेशन होता है एक दूसरे से, तो संस्कृतियां बदलती हैं। कुछ यहाँ का और कुछ इस साम्राज्य के, इन विचारों के संगम से एक नई संस्कृति का जन्म होता है, एक नए समाज का जन्म होता है, नई सोच का जन्म होता है। क्योंकि दोनों विचारों, पूर्व और पश्चिम की यदि हम बात करें, नक्शे में आप देखेंगे 3 कॉन्टिनेंट का एम्पायर और दूसरी तरफ इस्लामिक एम्पायर, तो आप देखेंगे दोनों एक तरीके से अलग अलग जगह थे। एक यूरोप में केंद्रित था और एक एशिया में केंद्रित था। इन दोनों के सतत मंथन से कुछ नई चीज़ें आई और यदि मैं सरल भाषा में कहूँ तो इसी का परिणाम आधुनिक युग का उद्भव। ये जो एम्पायर की हम बात कर रहे हैं, ये एम्पायर आता है मध्यकाल में। सर्वप्रथम आदिकाल, जब हमने आदि मानव आदि के बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद प्राचीन काल, जब हमने कुछ एम्पायर्स आदि के बारे में पढ़ा। उसके बाद मध्यकाल। मध्यकाल में हम पढ़ रहे थे कि कैसे संस्कृतियों का टकराव हुआ, बदलती सांस्कृतिक परंपराएं, मध्यकाल का इतिहास था। और उसके बाद अब हम पहुंचते हैं इन बदलती सांस्कृतिक परंपराओं से होने वाले जो परिवर्तन हुए वो कुछ तीव्रगामी थे। इन दोनों संस्कृतियों के या विभिन्न संस्कृतियों की टकराहट से, जो मंथन से जो निकला, वो मानो एक तरीके से अमृत ही था, जिसने आधुनिक काल को जन्म दिया, विश्व का आधुनिक काल। आप देखेंगे, जैसा मैंने पूर्व में कहा, कालों का जो ड्यूरेशन है वह भी कम होते जा रहा है। प्राचीन काल, यानी यदि मैं आदिकाल की बात करूं, उसका स्पैन जो है लगभग 6 लाख वर्ष। उसके बाद की काल का स्पैन लगभग 1000 वर्ष। फिर उसके बाद के काल का, मध्यकाल का स्पैन 1300 से 1700 और उसके बाद 1700 से 2000। अभी जो हम आधुनिक काल के तहत जो हम औद्योगिक क्रांति अपने इस विषय को पढ़ने जा रहे हैं, इसका काल है 1700 से 2000, यानी अभी तक। मात्र 300 वर्षों में ये पूरा काल समाहित है। पाथ टू मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण का मार्ग प्रशस्त होता है इस मंथन के बाद, और पूरा विश्व जो है वो आधुनिकीकरण की ओर अग्रसर होता है। और क्यों? वो मंथन, विभिन्न कल्चर्स, विभिन्न संस्कृतियों के समायोजन से, विभिन्न संस्कृतियों की टकराहट से, विभिन्न संस्कृतियों के मिलने से एक नई संस्कृति का उद्भव होता है और उसी के तहत आधुनिक काल का प्रादुर्भाव होता है। और उस आधुनिक काल के जिस अध्याय को हम पढ़ने जा रहे हैं, उस अध्याय का नाम है औद्योगिक क्रांति, यानी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। औद्योगिक क्रांति से तात्पर्य क्या है, और ये औद्योगिक है और क्रांति है,
कुछ ऐसा लग रहा है कि उद्योग में क्रांति कैसे होती है। हम में से बहुत लोग मानते होंगे कि क्रांति का अर्थ उस तरह की घटनाओं से है जिसमें खून खराबा होता हो, जिसमें हिंसा होती हो, जिसमें तलवारें चलती हों, उसे हम क्रांति कहते हैं, एक सामान्य। लेकिन क्रांति का अर्थ मात्र इससे नहीं है कि किस तरीके से ये घटना हुई, बल्कि क्रांति का अर्थ एक तरीके का परिवर्तन है। तो अब हम चलते हैं अपने आज के अध्याय औद्योगिक क्रांति की ओर। अंग्रेजी में क्रांति को कहते हैं रेवोल्यूशन। क्या कहते हैं? रेवोल्यूशन। और रेवोल्यूशन शब्द का जन्म, उसकी व्युत्पत्ति होती है टू रिवॉल्व से। टू रिवॉल्व, REVOLV, और रिवॉल्व माने घूमना। तो घूमने से रेवोल्यूशन का क्या संबंध है? घूमना, स्पिन करना, घूमना, उससे रिवोल्यूशन का क्या संबंध है और उससे क्रांति का क्या संबंध है? क्रांति का शाब्दिक अर्थ यदि हम जानें, औद्योगिक क्रांति में क्रांति का शाब्दिक अर्थ, आप औद्योगिक को कुछ समय के लिए भूल जाएं, औद्योगिक शब्द को, केवल क्रांति पर हम थोड़ा जाएं कि क्रांति एक बहुत भारी परिवर्तन, बहुत भारी बदलाव, बहुत ही भारी उलटफेर। मैं हर बार भारी शब्द का उपयोग कर रहा हूं। भारी अर्थात तीव्र, बहुत ज्यादा परिवर्तन, तीव्र के साथ ही बहुत ज्यादा परिवर्तन। रिवॉल्व मतलब क्या होता है? घूमना, इतना तेजी से इतना घूम जाना कि पूरा उलटफेर हो जाए, उसे क्रांति कहेंगे। कोई घटना इतनी तेजी से परिवर्तित हो जाए, परिणामों का परिवर्तन हो जाए, भारी परिवर्तन हो जाए, पूरी तरह घूम जाए, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं अपसाइड डाउन हो जाना, ऊपर का नीचे हो गया, उलटफेर हो गया, भारी परिवर्तन हो गया। ऐसा परिवर्तन, ऐसा उलटफेर जिससे किसी व्यवस्था या स्थिति का स्वरूप बिल्कुल ही बदल जाए। किसी व्यवस्था या स्थिति की भी बात है, उसका स्वरूप बिल्कुल ही बदल जाए तो उसे कहते हैं क्रांति, भारी उलटफेर। ये बहुत संक्षिप्त में एक उदाहरण दिया, और विस्तार से यदि बात करूं तो थोड़ी और जाने कि आखिर क्रांति क्या है। एक पक्ष मैंने आपको बताया क्रांति की परिभाषा देती है, और वो है आमूल चूल परिवर्तन, उलटफेर, परिवर्तन। ये तो उसका परिणाम मैंने बताया, परिवर्तन हो जाता है, पूरा बदलाव आ जाता है, मूलभूत परिवर्तन हो जाता है। अब इसका दूसरा पहलू हम देखें कि क्रांति मात्र परिवर्तन नहीं है। अर्थात यदि मैं बात करूं आदिकाल की, जिसमें आदि मानव में परिवर्तन आने में लगभग 6 लाख वर्ष लगे, तो वो क्रांति नहीं कहलाएगी। आपने सुना होगा मोबाइल की क्रांति हुई, प्रिंटिंग की क्रांति हुई, और आपने ऐसे भारत के संबंध में सुना है 1857 की क्रांति। उसके अलावा भारत में एक और बहुत बड़ी क्रांतिकारी घटना हुई थी जिसको क्रांति कहते हैं, संपूर्ण क्रांति। जयप्रकाश नारायण जी का एक आंदोलन था जिसे संपूर्ण क्रांति का नाम दिया गया था। और यदि क्रांतियों की और बात करें तो आपने फ्रांस की क्रांति सुना होगा, फ्रेंच रेवोल्यूशन। उसके अलावा इंग्लैंड में हुआ था एक ग्लोरियस क्रांति, ग्लोरियस रेवोल्यूशन, जो 1688 में हुआ था। फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी। तो ये क्रांतियां, निश्चित रूप से इन क्रांतियों ने भारी परिवर्तन लाया, भारी परिवर्तन लाया। लेकिन जैसा मैंने आदि मानव से आज भी भारी परिवर्तन हुआ है, आदि मानव का जीवन आपने पढ़ा और आज हम क्या हैं, कितने बदले हुए हैं, क्या ये क्रांति है?
नहीं। ये भी तो आमूलचूल परिवर्तन है। तुलना करें आदि मानव की, आज के मानव से, उसकी जीवन शैली की, उसकी स्थिति की, उसके विचारों की क्षमता की, उसकी बौद्धिक क्षमता की तुलना करें तो जमीन आसमान का अंतर है, पर यह क्रांति नहीं कहलाती। तो फिर ऐसी क्या बात है कि परिवर्तन तो है, उलटफेर तो है, मूलभूत परिवर्तन तो है, लेकिन क्रांति नहीं है। दूसरे शब्दों में मैं कहना चाह रहा हूं कि क्रांति मात्र उलटफेर नहीं है, क्रांति मात्र पूर्ण परिवर्तन नहीं है, क्रांति मात्र पूरा बदलाव नहीं है। क्रांति का अर्थ है ऐसा बदलाव, ऐसा परिवर्तन, ऐसा उलटफेर जो अपेक्षाकृत कम समय में घटित हो। समय अर्थात इसमें समय भी बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत लंबे काल में होने वाले परिवर्तन को क्रांति नहीं कहते। क्रांति के साथ समय भी जुड़ा हुआ, परिणाम और समय, कितने समय में ये परिवर्तन आया। यदि वो बहुत तीव्र था, तेज गति से हुआ, तब ये क्रांति, तब यह परिवर्तन क्रांतिकारी परिवर्तन कहलाएगा, मात्र परिवर्तन नहीं। तो इस प्रकार क्रांति अधिकारों या संगठनों या संरचनाओं या सामाजिक सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक ऐसे मूलभूत परिवर्तन जो अपेक्षाकृत कम समय में घटित हों, अर्थात इनके घटने की जो गति है वो बड़ी तीव्र होती है। आज पूंजीवादी व्यवस्था थी, अचानक 5 वर्ष में, 4 वर्ष में, कुछ वर्षों में पूरी की पूरी व्यवस्था बदल गई और समाजवादी व्यवस्था हो गई। हमने रूस की क्रांति पढ़ी है जो 1917 में हुई। आखिर वो क्रांति क्यों कहलाती? क्योंकि उसमें परिवर्तन हुआ और परिवर्तन मात्र 1 वर्ष में हो गया। किस तरह का परिवर्तन? ऐसा परिवर्तन जिसने सामाजिक व्यवस्था को, आर्थिक व्यवस्था को पूरी तरह बदल दिया। वो व्यवस्था क्या है इस पर भी हम चर्चा करेंगे आगे, लेकिन आपके लिए अभी फिलहाल क्रांति शब्द से वाकिफ होना है तो उसमें ये बात स्पष्ट हो गई कि क्रांतिकारी परिवर्तन, क्रांति वह घटना है जो पूरा परिवर्तन लाती है और जिसकी गति बड़ी तीव्र रहती है। अरस्तु का आपने नाम सुना होगा, अरस्तु, एरिस्टोटल जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। उसने 2 तरह की राजनीतिक क्रांतियों का वर्णन किया। यदि हम राजनीतिक क्रांतियों की बात करें, क्योंकि सामान्यतया क्रांतियां हमारे नज़र में राजनीतिक क्रांतियां हैं, हमारी नज़र में सामान्यतया राजनीतिक क्रांतियों से तात्पर्य यह है जहां पर पूरी सत्ता, पूरा संविधान बदल दिया जाए। तो अरस्तु ने 2 प्रकार की राजनीतिक क्रांतियों का वर्णन किया। पहला, जिसमें एक संविधान से दूसरे संविधान में पूरा परिवर्तन हो जाए, अर्थात तानाशाही है, अचानक तानाशाह को हटा दिया गया और वहाँ पर गणतंत्र स्थापित किया गया, या वहाँ पर संसदीय व्यवस्था स्थापित की गई, या वहाँ पे राष्ट्रपति के नेतृत्व में सरकार बनाई गई। तो ये तानाशाही व्यवस्था और इस व्यवस्था में जमीन आसमान का अंतर है और ये अचानक होता है, बड़ी तेजी से हुआ। तो एक परिवर्तन तो ऐसा संवैधानिक परिवर्तन, आमूलचूल, और दूसरा परिवर्तन भी संविधान से ही है पर वो उसमें कुछ संशोधन हो। आपका संविधान वही रहेगा लेकिन कुछ बदल जाए उसमें थोड़ा, पर जो बदला गया है वो बड़ा भारी क्रांतिकारी हो। तो इस प्रकार अरस्तु की परिभाषा में राजनीतिक क्रांतियां 2 तरह से, एक तो संविधान का बदलाव और दूसरा संविधान में संशोधन, मौजूदा संविधान में संशोधन। जो मानव इतिहास में हम अधिकतर क्रांतियों की जब बात करते हैं तो ये सब राजनीतिक क्रांतियों की बातें होती हैं। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि हमारा विषय राजनीतिक क्रांति से संबंधित नहीं है, हमारा विषय औद्योगिक क्रांति है। पर सामान्यतया क्रांति शब्द का उपयोग हम राजनीतिक परिवर्तन से करते हैं। राजनीतिक पद्धति, अवधि, वैचारिक सिद्धांत, इसमें बदलाव आता है और इसके कारण संस्कृति, अर्थव्यवस्था
इनमें परिवर्तन आ जाता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि क्रांति जो है वह सामान्यतया एक सामान्य आदमी की नज़र में राजनीतिक क्रांति से उसका तात्पर्य है। यद्यपि ऐसा गलत है, ऐसा सोचना गलत है। राजनीति से हटकर भी अन्य क्षेत्रों में भी क्रांतियां हुई हैं, तीव्र परिवर्तन हुए हैं, और उसमें से एक परिवर्तन है औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति पर बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा और जानें कि भारत और क्रांति, इन दोनों के बीच में किस तरह का संबंध रहा है। भारत की बात जब होती है तो राजनीतिक क्रांतियां बहुत कम हुई हैं, लगभग नहीं के बराबर। इसके क्या कारण हैं और ऐसी क्या बात है कि हमारे यहाँ राजनीतिक बदलाव की या तो ज़रूरत आन नहीं पड़ी या राजनीतिक बदलाव के प्रयास हुए तो सफल नहीं हुए, इसलिए क्रांति नहीं हो पाई, ऐसा कुछ है। 1857 की क्रांति की हम बात करते हैं कई बार, और 1857 की घटना को, तो इसमें रानी लक्ष्मीबाई का जिक्र होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इंग्लैंड की संसद को सत्ता हस्तांतरण का जिक्र होता है, कंपनी से ट्रांसफ़र ऑफ पावर क्राउन को होता है, राजा भारत का, ब्रिटिश एम्पायर का जो राजा है, इंग्लैंड का राजा भारत का राजा बनता है, इंग्लैंड की संसद भारत में अपने अधिकारी नियुक्त करती है 1857 में, उसे कई बार क्रांति कहा जाता है, उस परिवर्तन को, उस बदलाव को। लेकिन बहुत से लोग इससे सहमत नहीं हैं। सच्चाई तो ये है कि क्रांति तभी किसी घटना को कहा जाता है जब वह सफल हो जाए, जब वो परिवर्तन पूरा हो जाए, जब पूरा यू शेप में पूरा परिवर्तन हो जाए, तब उसे हम कहेंगे क्रांति। 1857 की जो घटना हुई थी वो एक क्षेत्रीय घटना थी। यद्यपि पूरे देश में बहुत जगह अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह हुआ, लेकिन इतिहास में यदि हम अध्ययन करें तो हम पाएंगे कि एक संगठित विद्रोह नहीं था। ये एक सफल क्रांति नहीं थी। अंत में हमें अंग्रेज़ों ने पुनः कुचल दिया, चाहे उसके लिए भारतीय ही कितने जिम्मेदार ना क्यों ना हो, लेकिन अंग्रेज इस घटना के बाद अपनी उन्होंने पकड़ और मजबूत कर ली भारत पे। तो ये एक विवाद का विषय बना हुआ है कि 1857 की घटना को क्रांति कहें या मात्र गदर कहें या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहें या प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन कहें, वो दूसरा विषय है। दूसरी क्रांति जिसको लेकर भारत में चर्चा होती है, मैंने आपको अभी जिक्र किया, संपूर्ण क्रांति, जो जयप्रकाश नारायण ने जिसका नेतृत्व किया था बिहार में, और जिसमें पूरे देश के विद्यार्थी, युवा वर्ग के लोग शामिल हुए थे। वो भी एक क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहा था, लेकिन एक ऐसे मोड़ पर आ गया जहाँ पर वो टूट गया, विच्छिन्न हो गया, बंट गया, और क्रांति अपने अंतिम चरण तक नहीं पहुँच पाई। जिन परिवर्तनों की अपेक्षा थी, जिन परिवर्तनों को लेकर ये आंदोलन हुआ, ये क्रांति हुई थी, वे परिवर्तन दिखाई नहीं दिए। तो इसलिए ये भी एक अधूरी ही क्रांति रह गई। और ऐसे कुछ कुछ को लेकर इतिहासकार भारत में क्रांतियों की बात करते हैं, लेकिन राजनीतिक क्रांतियाँ भारत में हम देखें तो लगभग नहीं के बराबर। उसके विपरीत भारत में मूल रूप से हम जो क्रांतियां सुनते हैं उसका संबंध कृषि से है। भारत की क्रांति की यदि चर्चा करें तो एक सबसे बड़ा नाम आता है हरित क्रांति। हरित क्रांति आपने सुना होगा, जिसे अंग्रेजी में ग्रीन रिवॉल्यूशन कहते हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन, ग्रीन से अर्थ है खेती बाड़ी से, कृषि से। भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए 1966-67 में बहुत बड़े स्केल पर
कुछ ऐसी व्यवस्था की गई जिससे देश का उत्पादन जो है वो 120 करोड़ टन से बढ़कर 170 करोड़ टन पहुंच गया। 50 करोड़ टन बढ़ना ये एक बहुत बड़ी घटना थी। गेहूं के उत्पादन में भारी भारी वृद्धि हुई। वह देश जो 1965 के पहले गेहूं आयात करता था, अपने को वो आत्मनिर्भर पाने लगा, और ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन था। इसके बहुत से कारण थे, और क्रांतिकारी परिवर्तन इसलिए था क्योंकि बड़ी तीव्र गति से हुआ था, जिसमें बहुत तेजी थी। तो ये एक पहला हरित क्रांति। उसके बाद दूसरा जो हरित क्रांति से यदि हम बात करें तो उसमें डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन का नाम उससे जुड़ा हुआ है। ऐसे ही एक है श्वेत क्रांति, व्हाइट रिवॉल्यूशन। श्वेत यानी व्हाइट रिवॉल्यूशन। ये व्हाइट रिवॉल्यूशन क्या है? इसका संबंध दूध से है। दूध के उत्पादन को लेकर और दूध के बिक्री को लेकर जो एक व्यवस्था बनाई गई भारत में, उस व्यवस्था ने बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन लाया। ये 1970 में इसकी शुरुआत हुई थी, और इसके जो संस्थापक माने जाते हैं इस आंदोलन के या इस क्रांति के, वे थे डॉक्टर वर्गीस कुरियन। मैंने जैसे बताया, हरित क्रांति का नाम, हरित क्रांति डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन के नाम से जुड़ा है। ऐसे ही डॉक्टर कुरियन, वर्गीस कुरियन का नाम दुग्ध रिवॉल्यूशन से जुड़ा हुआ, दूध के उत्पादन की क्रांति। और चूंकि दूध सफ़ेद होता है इसलिए इसे श्वेत। ऐसे ही नीली क्रांति हुई, तीसरी क्रांति कहलाती है नीली क्रांति, ब्लू रिवॉल्यूशन। ब्लू रिवॉल्यूशन मत्स्य पालन से जुड़ा हुआ, मछलियों के उत्पादन से, मछलियों के उत्पादन को बढ़ाने से, जो लगभग 1985 में कुछ ऐसी तकनीक, कुछ ऐसे प्रयोग, और सरकार ने पूरी तरह अपने को उसमें झोंका मत्स्य उत्पादन को बढ़ाने के लिए, जो 1985-90 के बीच में शुरू हुए। और इसीलिए देश में मछली पालन, प्रजनन और उसका वितरण, निर्यात बहुत भारी मात्रा में हुआ। इसमें काफ़ी सुधार हुआ। तो इस प्रकार इन क्रांतियों के अलावा और 4-5 क्रांतियां हैं जिनका मूलतः संबंध कृषि से है। जैसे येलो रिवॉल्यूशन, पीली क्रांति है, फिर लाल क्रांति है जिसका संबंध टमाटर के उत्पादन से है, लाल रंग का है इसलिए। तो निष्कर्ष ये कि ये भारत का यदि हम क्रांति से ताल्लुकात जानने की कोशिश करें तो एक बात स्पष्ट होती है कि हमारे यहाँ राजनीतिक क्रांतियाँ लगभग नहीं के बराबर हुई। उल्टा कृषि से जुड़ी हुई क्रांतियाँ काफ़ी हुई और सफल क्रांतियाँ हुई। वास्तव में ये परिवर्तन बड़े तीव्रगामी थे, इसीलिए इन्हें क्रांतियाँ कहते हैं। और कृषि से संबंधित इन परिवर्तनों में लगभग 8 परिवर्तनों का जिक्र होता है, जिसमें हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और उसके बाद ब्लू क्रांति, नीली क्रांति, ये मुख्य हैं। भारत की इन क्रांतियों से एक सवाल उठता है कि भारत में आखिर ऐसी राजनीतिक क्रांतियां क्यों नहीं हुई जो दुनिया भर में हुई हैं। मैंने दुनिया भर की कुछ क्रांतियों का आपको जिक्र किया, ऐसी भारत में क्यों नहीं हुई, या हुई हैं तो असफल क्यों हो जाती हैं। ये आपके लिए एक सोचनीय प्रश्न है, आपको इस पर सोचना है। क्या ऐसा भी है कि क्रांति को असफल कर दिया जाता है? क्रांतियां होती हैं और असफल रहती हैं। प्रकृति और मानव या सामाजिक ताने बाने को खत्म कर इस देश में कई बार क्रांतियों का प्रयास हुआ, लेकिन दुर्भाग्य से वे सफल नहीं हो पाए। लेकिन कुछ दूसरे क्षेत्रों में भी हम क्रांति की बात करते हैं, जैसे मोबाइल रिवॉल्यूशन हुआ, इंटरनेट रिवॉल्यूशन हुआ, फैशन की क्रांति हुई बाजार देश में। फैशन की क्रांति के साथ ही बाजार की क्रांति हुई, जहां बाजार खुले, लोगों ने जो जेब में पैसे रखे थे अभी तक निकालते नहीं थे, अचानक ऐसा देखा गया कि लोगों ने खूब पैसा निकालना शुरू किया, खर्च करना शुरू किया, जीवन शैली बदलनी शुरू की। ये परिवर्तन बड़ा तीव्र हुआ, बल्कि गत 30 वर्षों में ही ऐसा पाया गया कि भारतीय समाज की जीवन शैली में भारी परिवर्तन आया। तो इस प्रकार हम संक्षिप्त में कह सकते हैं कि क्रांति का उद्देश्य
मनुष्य की मनोवृत्ति या मनुष्य की सोच की गति में तीव्र परिवर्तन करना है। और क्रांति तभी संभव जब सामाजिक व्यवस्था और सांस्कृतिक व्यवस्था के बीच में अंतर उत्पन्न हो। ये एक सोचने की बात है आपके लिए। तो एक प्रश्न यहाँ पर मैं छोड़ूंगा आपको कि आप ये सोचें कि भारत में राजनीतिक क्रांतियाँ क्यों नहीं हुई, और यदि हुई हों, कभी ऐसे उदाहरण आपको मिलते हों, तो असफल क्यों हुई। जैसे 1857 की क्रांति एक तरीके से राजनीतिक क्रांति थी, पर वो असफल मानी जाती, आखिर क्यों। अब एक नज़र हम विश्व में प्रसिद्ध क्रांतियों पर दौड़ाएं। विश्व में घटित कुछ प्रसिद्ध क्रांतियाँ, बहुत संक्षिप्त में, लेकिन जब क्रांति की चर्चा होती है तो ये 3-4 क्रांतियाँ किसी भी हिस्से के विश्व इतिहास का अभिन्न हिस्सा है। पहली है फ्रांसीसी क्रांति, 14 जुलाई 1789, फ्रेंच रिवॉल्यूशन 17 जुलाई 1789। ये जो फ्रांस की क्रांति हुई, इसने फ्रांस में राजनीतिक सत्ता में पूरा बदलाव लाया। राजशाही को एक तरीके से समाप्त किया और जनता की सत्ता वहाँ सामने आई। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये नारे वहाँ के। आपने नारे बहुत सुने होंगे, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, जो आज किसी भी देश के संविधान का आधार माना जाता है, किसी भी आधुनिक देश के संविधान का आधार माना जाता है। उसकी शुरुआत इस क्रांति से हुई जिसे हम फ्रांसीसी क्रांति कहते हैं। तो जब भी हम फ्रांसीसी क्रांति की बात करें तो आप एक तारीख जाने क्या है, दूसरा ये 4 शब्द जाने क्या हैं, तीसरा इस क्रांति से जुड़े हुए 2-3 नाम बहुत अहम हैं, हॉब्स, लोक और रूसो। हॉब्स, लोक और रूसो, ये 3 नाम ऐसे हैं जिन्होंने अपनी लेखनी के बल पर वैचारिक क्रांति लाई, फ्रांस की जनता को झकझोर दिया। इतना झकझोरा उन्होंने अपनी लेखनी से कि जनता विवश हो गई उनके विचारों को स्वीकार करने के लिए, और राजसत्ता को उसने एक तरीके से तिरस्कृत कर दिया, राजशाही को समाप्त कर दिया। कई 100 वर्षों से चली आ रही राजनीतिक सत्ता का बदलाव होता है और जनता का शासन स्थापित होता है। तो ये है फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति के बाद दूसरा है, हम कह सकते हैं, अमेरिका की क्रांति। अमेरिका स्वतंत्र होता है 1774-1776 में। अमेरिका भी अंग्रेजों की ब्रिटिश एम्पायर का एक उपनिवेश था। जैसे भारत एक उपनिवेश था, ऐसे ही अमेरिका भी उपनिवेश था। अमेरिका भी ब्रिटिश सत्ता के अंतर्गत आता था, लेकिन वहाँ जॉर्ज वॉशिंगटन के नेतृत्व में अमेरिकी क्रांति हुई और फिर अमेरिका स्वतंत्र होता है आज से लगभग 250 वर्ष पूर्व। इतने पहले जिस तरीके से जॉर्ज वॉशिंगटन ने अमेरिकन को एकजुट किया और अंग्रेजी फौज को पराजित किया और सुनिश्चित किया कि अमेरिका एक स्वतंत्र देश बने, जिस तीव्रता से ये परिवर्तन आए, इसलिए ये क्रांति कहलाता है। तो अमेरिकन क्रांति जॉर्ज वॉशिंगटन के नेतृत्व में हुई, जिसमें अमेरिका को स्वतंत्रता मिली, और आज वही अमेरिका विश्व में अपना वर्चस्व बनाने में सफल हुआ है। विश्व के सर्वशक्तिशाली देश में का देश माना जाता है। तीसरी क्रांति वो है सोवियत संघ, जिसे उसके विघटन के बाद 1990 में उसका विघटन हुआ, सोवियत संघ टूटा, तो उसका एक देश रूस सामने आया। 1917 में वहाँ जो क्रांति हुई उसको कहते हैं बोल्शेविक क्रांति। क्या कहते हैं? बोल्शेविक क्रांति, जिसका नेतृत्व व्लादिमीर लेनिन ने किया। व्लादिमीर लेनिन, इन्होंने वहाँ के
क्रांति का नेतृत्व किया। और वहाँ जो कई सौ वर्षों से वहाँ के जो राजा थे, जिनको जार कहा जाता था, राजा का नाम जार नहीं, राजा के पद को, एम्परर को जार कहा जाता था, वो जार को सत्ताच्युत किया और जनता का शासन लाया। कमज़ोर वर्गों का, वो भी कमज़ोर तबके के लोगों का, किसानों, मजदूरों, लोअर मिडिल क्लास, इन लोगों की सत्ता पहली बार स्थापित होती है। धनाढ्य वर्ग को सत्ताच्युत किया जाता है। वह धनाढ्य वर्ग जो जार के काल में दरबारी थे, जार के काल में जो लोग बहुत अहम भूमिका निभा रहे थे, उन्हें एक रातों रात कुछ घटनाक्रम में उनको सत्ता से हटा दिया जाता है और मजदूरों की, किसानों की सत्ता व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में सामने आती है। ये 1917 की घटना। इसे हम कहते हैं बोल्शेविक क्रांति। और एक चौथी क्रांति को हम कह सकते हैं सन यट सेन की क्रांति। सन यट सेन 1911 चीन में। चीन में भी जो क्रांतिकारी परिवर्तन आया, आज हम देखते हैं चीन किस पायदान पर है, दुनिया की एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभर चुका है। और उसका काफ़ी कुछ श्रेय सन यट सेन को जाता है, जिन्होंने चीन की प्राचीन पुरानी परंपराओं को तिलांजलि देकर नई राजनीतिक व्यवस्था स्थापित की। उसके बाद वहाँ पर और कुछ और बदलाव आए, लेकिन उसकी शुरुआत का श्रेय, वो क्रांतिकारी परिवर्तन का श्रेय सन यट सेन को जाता है। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि विश्व की प्रमुख क्रांतियाँ राजनीतिक क्रांतियाँ मानी जाती हैं। फ्रांस, अमेरिका, रूस और चीन। इंग्लैंड में क्रांति हुई थी 1688 में, जिसे ग्लोरियस रिवॉल्यूशन कहते हैं। इंग्लैंड की क्रांति को क्या कहते हैं? ग्लोरियस रिवॉल्यूशन 1688। उस समय भी इंग्लैंड में राजसत्ता एक हाथ से दूसरे हाथ में गई, लेकिन वहाँ से इंग्लैंड का आधुनिकीकरण प्रारंभ होता है, क्योंकि संसदीय प्रक्रिया की शुरुआत इस वर्ष से मानी जाती है। एक तरह का चार्टर, एक तरह का संविधान बनाया जाता है, एक तरह की संसद होती है। संसद के द्वारा एक संविधान बनाया जाता है, जिसके तहत राजा की सत्ता, राजा के अधिकारों को बहुत कुछ कम कर दिया जाता है और जनता के अधिकारों को बढ़ाया जाता है। तो ये 5 क्रांतियाँ आज विश्व में एक तरीके से वर्तमान विश्व का आधार हैं, वर्तमान विश्व की राजनीतिक व्यवस्था का आधार हैं। हमने विस्तार से जान लिया कि क्रांति क्या है। हमने ये भी जाना कि क्रांतियाँ कहाँ कहाँ हुई। उसके बाद हमने ये भी जाना कि भारत में कैसी क्रांति हुई और भारत में ऐसी राजनीतिक क्रांतियाँ क्यों नहीं हुई। क्यों नहीं हुई का उत्तर तो मैंने विस्तार से नहीं दिया है, लेकिन आपको एक सोचने के लिए विवश जरूर किया है कि सोचें कि भारत में ऐसी क्रांतियाँ क्यों नहीं होती। क्या इसकी जरूरत नहीं है? क्रांति को जानने के बाद अब हम दूसरे शब्द पे आते हैं, औद्योगिक। हमने ये जाना कि क्रांतियाँ मूल रूप से राजनीतिक क्रांतियाँ होती हैं। हमने ये भी जाना कि भारत के संदर्भ में बात करें तो कृषि संबंधी क्रांतियाँ हुई। आपको मालूम होना चाहिए कि वैचारिक क्रांति राजनीतिक क्रांति को जन्म देती है। दूसरे शब्दों में, क्रांतियों की श्रेणी में राजनीतिक क्रांति, क्रांतियों की श्रेणी में आपने कृषि क्रांतियां, और एक और शब्द वैचारिक क्रांति, जिसमें विचारों में बदलाव, बहुत तीव्र बदलाव। कल तक लोग कुछ सोचते थे और आज उनकी सोच बदल गई अचानक, जिसका श्रेय कुछ लोगों को जाता है। जैसे मैंने फ्रांस की बात की तो वहाँ मैंने हॉब्स, लॉक और रूसो की बात की। इन्होंने अपनी लेखनी के बल पर समाज पर इतना ज़्यादा प्रभाव डाला कि समाज की पूरी सोच ही बदल गई,
सत्ता के प्रति, जीवन के प्रति और अपने प्रति। ये परिवर्तन बड़ा तीव्र था और वैचारिक था, विचारों से संबंधित था, इसलिए वैचारिक क्रांति हुई। सामाजिक क्रांतियां भी होती हैं, सांस्कृतिक क्रांतियां भी हैं, और इसी प्रकार एक औद्योगिक क्रांति है जिसका संबंध, जैसा शब्द से स्पष्ट है, उद्योग से है। किससे है? उद्योग से है। चूंकि इसका संबंध उद्योग से है, इसे औद्योगिक क्रांति कहते हैं। औद्योगिक क्रांति से तात्पर्य क्या है? एक बार मैं आपका ध्यान पुनः खींचूं कि औद्योगिक क्रांति आधुनिकीकरण की ओर, इस विषय के अंतर्गत, इतिहास के इस विषय के अंतर्गत जो कालक्रम चौथा है उसके अंतर्गत पढ़ा जा रहा है। यानी आधुनिकीकरण, औद्योगिक क्रांति की जो घटना है उसका संबंध आधुनिकीकरण से है। वो आधुनिक काल की घटना तो है ही, लेकिन आधुनिकीकरण की घटना है, यानी औद्योगिक क्रांति आधुनिकीकरण का कारण बनी। इस बात से स्पष्ट है। तो हमारा ये अध्याय इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हम जानेंगे कि आज जो हम हैं इतने विकसित, इसकी शुरुआत किस रूप में हुई? औद्योगिक क्रांति के रूप में हुई। और वो औद्योगिक क्रांति का काल है 1700 से 2000, और अभी भी जारी है। एक तरीके से 2000 ईस्वी में समाप्त नहीं हो गया, अभी भी जारी है। 1700 से 2000 कालक्रम चौथा, आधुनिकीकरण की ओर, और विषय औद्योगिक क्रांति।